दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र चल रहा है, आज से शुरू हो गया है। यह सत्र जिस दिन से यानी कि आज सुबह से जैसे ही शुरू हुआ और जैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, विपक्ष ने संभल, बहराइच, चुनाव में धांधली, बेईमानी, इन सारे मुद्दों को उठाना शुरू किया, वैसे ही भाजपाई तिल मिलाने लगे विधानसभा के भीतर। समाजवादी पार्टी लगातार इन सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के मुद्दे जो सीधे तौर पर बटोगे बटोगे तो कटोगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूमते रहे। एक लाइन में कहें तो इस विधानसभा के सत्र के पहले दिन की जो कार्यवाही रही, वो सदन की कार्यवाही कम, विधानसभा की कार्यवाही कम, किसी चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई नैरेटिव का रैली, उनका कार्यक्रम ज्यादा नजर आ रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मांग को लेकर के विधानसभा के बाहर भी हंगामा किया, प्रदर्शन किया। विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनकी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना से तीखी नोकझोंक हो गई। हालांकि उनकी नोकझोंक का हिस्सा विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया, उसको रिकॉर्ड से हटाने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद पल्लवी पटेल बाहर आकर के धरने पर बैठ गई। इसी दौरान दोस्तों समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने सीधे तौर पर सरकार से सवाल करने शुरू कर दिए। सरकार से सवाल ऐसे ऐसे करने शुरू किए कि जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो है जवाब नहीं था। समाजवादी पार्टी के विधायक वेल तक पहुंच गए। सतीश महाना को खड़े होकर के सबको शांत कराना पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, सीधे तौर पर पल्लवी पटेल के माइक को भी म्यूट करने की बात सामने आई। इस दौरान दोस्तों समाजवादी पार्टी के विधायक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कई अहम और गंभीर मुद्दों पर सरकार से चर्चा करने की मांग की है। न सिर्फ माता प्रसाद पांडे ने, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद, समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, इन सारे विधायकों ने एक सुर में मांग की। क्या कुछ इस पूरी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है, उसको आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बताते हैं। दोस्तों माता प्रसाद पांडे ने सीधे तौर पर बहराइच में हिंसा का मामला उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, पहली बात पुलिस फोर्स वहां पर कम थी, उसके बावजूद मुस्लिम बाहुल इलाके से वहां से मूर्ति विसर्जन यात्रा को निकाला गया। सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन की जो नाकामी है वो इसमें नजर आई। उन्होंने अनूप शुक्ला नाम के उस बाइक शोरूम मालिक का भी जिक्र किया जिसका बाइक शोरूम घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर था, उसको फूंक दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, माता प्रसाद पांडे ने सीधे तौर पर संभल में हिंसा का मुद्दा उठाया। संभल में जो मंदिर कहा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे मिला है, उसको लेकर के भी माता प्रसाद पांडे ने सवाल उठाया। कहा अगर जांच और कार्यवाही जो हो रही, जो एक्शन हो रहा है, वो अगर नियमानुसार हो रहा है तो उस कार्रवाई पर क्या हुआ, उसकी चर्चा भी विधानसभा के भीतर होनी चाहिए। माता प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा है ये एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे इकबाल महमूद का क्या कहना था इस मामले में। सुनिए जरा माता प्रसाद पांडे को पहले। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहराइच में जिस रास्ते से जुलूस निकलता था, उस रास्ते में परंपरागत रूप से 50 मीटर में बड़ी घनी बस्ती है और वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। जब पहले जुलूस जाता था तो वहाँ बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी जाती थी। अब की बार कोई फोर्स लगाई नहीं गई और वहीं झगड़ा वितंडाबाज शुरू किया गया। अब ये कहना कि फोर्स मांगी नहीं गई, अरे सुनिए चुप रहो, हम भी जानते हैं। अरे शांत रहिए, वहाँ के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखा था। थाना हरजी क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसको सकुशल संपन्न कराने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग हेतु प्रत्यावेदन। महोदय, सादर निवेदन है कि थाना स्थानीय क्षेत्र पूर्व की भांति इस वर्ष भी दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।
त्योहार के पूरी भांति इस वर्ष भी सकुशल संपन्न कराने हेतु इस अतिरिक्त बल जिसमें 1.5 सेक्शन पीएसी, 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता है, जिसकी उक्त त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। ये चिट्ठी है। तो जब वो चिट्ठी आपका यशो पुलिस अधीक्षक को लिखा तो ये फोर्स क्यों नहीं दी गई? क्योंकि वो समझता था यहाँ हो सकता है। उन्होंने किया तो ये आपके पुलिस प्रशासन की पूरी उदासीनता या तो उनकी साजिश का परिणाम है या बहराइच का दंगा। मैंने ये चिट्ठी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, देख लीजिए। अगर दिया गया, अगर ये फोर्स दे दिया गया होता तो वहाँ बहराइच में दंगा नहीं होता। बड़े पैमाने पर दुकानें जलाई गई, एक नौजवान गोली लगी मर गया। इसके साथ ही साथ वहाँ तो जो हुआ वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ भी दुकानें फूंकी और जलाई गई। एक अनूप शुक्ला है, उनका पूरा वही जला दिया गया। अगर ये इस तरह की बात होती, अनूप शुक्ला का एक वो था, शोरूम था मोटरसाइकिल का, वो जलाया गया, उनके कागज जलाए गए। तो इसको, अरे भी आप रहे होंगे वहाँ, जानते होंगे, हम तो जानते नहीं, आप उसमें सम्मिलित रहे होंगे। तो जो उसमें सम्मिलित रहता वही नहीं जानता है, हम कहाँ जान पाते। तो इसलिए मैं एक बात ये मुझे कहना था, इसकी जांच आप जरूर करवाइए। क्या पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ये अगर गलती हुई जिसमें 50 तमाम लोग, 7 लोग जेल में हैं, कितने लोग भागे हैं, 10 भागे हैं, वो इस भय को भी दूर करिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी हमेशा चलेगा। जब एक्ट पास हो गया था तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन गया तो चीफ जस्टिस ने सर्वे की बात कर दी। और आप जानते थे इस सर्वे से अनावश्यक विवाद पैदा होगा, तो सरकार को इसकी पुनरीक्षण याचिका दायर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं हुई। अच्छा, ये जानते हुए कि सर्वे के बावजूद एक्ट के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता, मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। आज हम कहाँ खड़े हैं? जिस बुद्ध की धरा से दया और करुणा का संदेश गया हो, जिस उत्तर प्रदेश की धरा से वसुधैव कुटुंबकम का नारा निकला हो, आज वहीं अपने निवासियों के साथ क्या हो रहा, कितने भेदभाव हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? सनातन धर्म के पैरोकार लोग, सब लोग रोज इस बात को करते हैं, लेकिन आज ये क्यों हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा हमारी घटनाओं पर बात हो गई, एक तो बहराइच की, दूसरी ये अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, नहीं होगा, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच बहराइच की भी आपको करानी चाहिए। बहराइच केवल अधिकारियों के जांच पर न जाइए, आप तो विपक्ष में भी रहे हैं, ये अधिकारी, तब आप इनकी भी आलोचना करते रहे हैं, अब आप सरकार में हैं तो इनकी बातें सुन लेते हैं। ये कैसी रिपोर्ट देते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं, कैसे शासन को इधर से उधर करने की बात करते हैं, इससे सावधानी पूर्वक आपसे मेरा निवेदन है। संभल भी उच्च स्तरीय जांच तो आपने बना दिया, कमेटी बना दी है। अब मैं अच्छा, ये आपने कहा मंदिर मिल गया, तो मंदिर तो अच्छी बात है, मिल गया, पहले से था, कौन नयापन आ गया? ये हुआ कि उस मंदिर का ताला खोल के आपने पुजारी बैठा दिया, पूजा हो, तो मंदिर का तो कोई विरोधी है नहीं, हर आदमी का। हमारे घर पर भी मंदिर है, हमारे घर के सामने बड़ा नहीं छोटा सा ही है, रोज उसमें जल चढ़ाया जाता है, हर हिंदू के घर पर होता है। तो कोई पुरातत्ववेत्ता ने खोद के तो निकाला नहीं है कि बड़ी प्राचीन मंदिर को निकाला, इसको लेकर इतना चल रहा है, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया। अरे मंदिर था ही, मिला क्या? मंदिर था। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस उत्तर प्रदेश की धरा को आप सांप्रदायिकता के आग में जाने से बचाइए। अगर ये सांप्रदायिकता की आग भड़की तो पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो हमारी समरसता है, जो हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, वो टूटेगा। और जब वो टूटेगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन दोनों घटनाओं का, आपने वहां तो
अब नहीं जानता, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत उसे आपने जारी किया है। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत हुआ है तब तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी। अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत आपने जांच नहीं बैठाई है, सदन के पटल पर नहीं आएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में नहीं है तो उसे उसी स्तर पर है जिससे उनकी रिपोर्ट सदन में आ जाए और हम लोग पूरे तथ्यों से वाकिफ हो सकें। मैं इन्हीं शब्दों के हिसाब से कहता हूँ, सारे लोगों की इच्छा इस पर चर्चा हो जाए। अब समय भी है क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है, तो अगर आप चर्चा करा दें, संसदीय कार्य मंत्री जी तो चर्चा में राजी नहीं होते, इधर आते तो रोज मुझसे लड़ते थे चर्चा कराओ, और बेल में भी आ जाते थे, और जब मैं कहता हूं तो सुनते नहीं। मैं इसीलिए चर्चा की अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से माता प्रसाद पांडे ने अपनी बात सीधे तौर पर रखी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने भी संभल हिंसा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सीधे तौर पर संभल हिंसा को लेकर के इकबाल महमूद ने संभल हिंसा पर विधानसभा कमेटी से जांच कराने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि विधानसभा हिंसा की विधानसभा कमेटी जांच कराए। उन्होंने यह भी कहा कि ये सारे मामले इसी सरकार में ऐसा हुआ है कि अब मुसलमानों को लोग जो है शक की निगाहों से देख रहे हैं। संभल में जनता ऐसा नहीं चाहती है, ये सब कुछ लखनऊ से कराया जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। इकबाल महमूद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया गया, नेता प्रतिपक्ष को नजरबंद कर दिया गया, लोगों के मन में घबराहट रहती और इसीलिए अब लोग संभल छोड़ कर वहां से पलायन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। उन्होंने कुंदरकी का भी मुद्दा उठाया और किस तरीके से कुंदरकी में धांधली हुई इसको लेकर के भी उन्होंने बात की। संभल में 2700 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के मुद्दे पर को भी उन्होंने सीधे तौर पर उठाया और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मुसलमानों से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो उनसे वोट देने का भी अधिकार छीन लीजिए। क्या कुछ इकबाल महमूद का कहना था, जरा सुनिए पहले। संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को सर्वे के लिए कहा जाता है कि इसमें हम सर्वे करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सर्वे की रिपोर्ट उस दिन दी गई, सर्वे उस दिन किया गया, अदालत ने उसी दिन ही सर्वे तय कर दिया और उसी दिन ही 2 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया कर सारों को संभल भेज दिया। संभल में जब इसकी सूचना हुई तो संभल की जामा मस्जिद की जो कमेटी थी, संभल में जो मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए उसको सहयोग किया, पूरी तरह का सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को के लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे यह कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है। मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदरकी विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के लिए। इसके ऊपर कोई विरोध न हो, कोई आक्रोश न हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में
5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, अयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर, इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहां नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहां नहीं था। गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए और उसके बाद से पुलिस ने पड़तालना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे, मगर नामजद किया गया बाद में उनको। इस तरह का आयाम हो गया और शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए नए हैं, उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। अध्यक्ष जी, मुझे ये कहने में बता दें आपको और भी, संभल को एक बड़ी उससे देखा जाता है आदमियों से। एक घटना 1976 में हुई थी। 1976 में उसी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम को जिंदा जला दिया था मस्जिद के अंदर सुबह 3 बजे। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि 1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यह काम करती रही और इसका नतीजा है कि ये वाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। संभल का मुख्यालय बनाना था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुलाया था, मुझसे पूछा था कि संभल का मुख्यालय कहाँ बने, तो मैंने आपसे कहा था कि ये संभल के अंदर रखिए। आज भी संभल से वो 32-33 किलोमीटर दूर है। संभल में होता तो ये बातें नहीं होती, प्रशासन में होता, पूरा होता, हमला होता और ये बात हो जाती। और अब भी वक्त मुख्यमंत्री जी अगर अपने पर पुनः विचार कर लें तो। मान्यवर, एक झगड़ा होता है संभल में, एक बार फिर होता है। उस झगड़े के अंदर भी 9 लोग 10 लोग मारे जाते हैं। उस 9-10 लोग में 2-3 मुसलमान, बाकी गैर मुस्लिम लोग थे। इतना पीड़न हो गया और लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये क्या है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके एक मंत्री ने ये बयान दे दिया कि संभल के अंदर तुरक और खासाबों की लड़ाई। आपका नारा ना बंटने देंगे ना कटने देने का है। हमें क्यों बांट रहे? हम बटेंगे नहीं। संभल की जनता सब एक है और नेक है, हम बटेंगे नहीं। हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आपको देखना होगा। मान्यवर, आप बैठे नहीं, आप बैठे ना, यू आर नॉट, नहीं आप जब जवाब दो देंगे नहीं, आप नहीं, आपका नहीं, जब आपको अवसर देंगे, आपको अवसर नहीं, मैंने खुद रोक दिया। माननीय अध्यक्ष जी, उसका जवाब संभल के अंदर नहीं, जब ये झगड़ा हुआ, ये बात हुई नहीं, वो जवाब समय पे आएगा। आप शांत रहे। इन लोगों ने झगड़ा कराया, भाजपा के लोगों ने। यह घटना घटी, 5 लोग मर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की उसको हेड बनाया गया। जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया, यहाँ उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वहां नहीं जाने दिया गया। किस बात को छुपा रहे थे? किस बात को छुपाया जा रहा था जो इनसे नहीं जाने दिया गया? ये जाते कुछ ना कुछ अमन की बात करते। इनका स्वभाव तो आप खूब जानते हैं किस तरह का है। और अगर इनको मना कर दे, सबको मना कर दिया,
माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो खुद ही किसी अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज देते, मालूम तो कर लेते वहां हुआ क्या है, किसने किया है, कैसे किया है, किसने गोली चलाई, क्यों मारे गए लोग। इस तरफ को न देखकर ये हुआ। मैं आज फिर आपसे ये कहता हूं, आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर, और यहाँ की कमेटी बनाइए विधानसभा के सदस्यों की, 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अध्यक्ष जी, ये ज्यादती ना कराइए, बहुत ज्यादती हो रही है, और खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना का मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हम इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हमारा ये कर्तव्य रहा है इस देश को के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी हो तो हम आगे बढ़कर अपना साथ दें, और हमें शक की नजर से देखा जाता है। हमें शक की नजर से क्यों देखते हैं? आप राजनीति करिए तो ऐसी करिए कि विकास के कार्य कराइए हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। हिंदू मुस्लिम करने से कोई वो नहीं है। आज भी आप सर्वे का संबल में कराएंगे, कोई भी हिंदू और मुसलमान ये नहीं कह सकता कि झगड़ा हिंदू मुसलमान का, ये कोई नहीं था, ये तो प्रशासन की वजह से हुआ। अगर प्रशासन को ये फीडबैक नहीं मिलता कि तुम उस पर गोली चला दो, तुम ऐसा कर दो, सर्वे कराओ, अगर ये तो हम उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देंगे जिन्होंने ये ऐसा आदेश कर दिया कि जिससे आप कभी कोई सर्वे नहीं होगा। मान्यवर, संबल की घंटा बहुत गंभीर है और इसको आप गुस्से में न लेकर समझदारी से काम लेकर करिए। ये प्रदेश आपका है, आपने ये कहा कि मेरे प्रदेश में आज तक दंगा नहीं हुआ, तो इसकी जांच तो कराइए, आपके इसके पीछे है कौन। आप डायरेक्ट अगर अपनी मालूमात के जरिए से जो आपको वहां के प्रशासन दे रहा है उसके आधार के ऊपर आप ये कह लें कि मुसलमानों ने किया है। उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले के अंदर हमारा सांसद रहता, पूरा का पूरा घेराव कर दिया, बिजलियां काट डाली, सब कुछ कर दिया। आप जवाब एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मना किया, नहीं बोले। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई ईंट छुई तक हो, कंक्रीट छुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां के लोग जो वहां के लोग जो उसको बनाने वाले हैं, उसकी चाबी जिनके पास है, वो चाबी आज उसी ताले की चाबी उनके पास है, उसी से खोला गया। जब मंदिर को खोला गया तो उसके अंदर जो मूर्तियां रखी थी उस एज इट इज वैसी रखी हुई है, एक भी कोई भी मूर्ति का खंडन नहीं हुआ, कहीं नहीं खंडित हुई। मान्यवर, वहां के लोगों ने ये कहा कि हमारी आबादी इस जगह कम थी, हम 20, 25, 30 घर हैं यहाँ पर, बाकी सब मुसलमानों के, हमें मुसलमानों ने परेशान नहीं किया, मगर हमारे दिल के अंदर डर था, इस वजह से हम यहाँ से चले गए। वो संबल से बाहर नहीं गए मान्यवर, वो संबल से बाहर नहीं गए, संबल के अंदर ही रहे वो। और मंदिर के अंदर जाकर के बाद में उन्होंने डीएम को भी यही स्टेटमेंट दिया और प्रेस को भी यही स्टेटमेंट दिया कि हमें किसी ने भगाया नहीं है, हमें किसी ने कहा, जिस हालत में मंदिर आज था उसी हालत में आज खड़ा है। मान्यवर, उसके अंदर चढ़ावा आया, सिक्के मिले उसके अंदर, उतने पुराने सिक्के भी मिले, और उसको ये बताया जा रहा है किस तरह से आपको भ्रमित किए जा रहे हैं। मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप भ्रमित ना हो, वास्तविकता देखिए, मंदिर आज भी उसी हालत में है जिस हालत में वो था। 2006 तक उसके अंदर पूजा हुई है। वहां के लोग खुद कहते हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो कह रहे हैं 2006 तक हमने पूजा की है उसमें, यहाँ किसी ने हमें भगाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, अपनी मर्जी से गए। हमने अपने मकान बेच दिए यहाँ के, घबराहट रहती थी दिल के अंदर, इस वजह से भेज दिए, कोई किसी ने हमें सताया नहीं। और इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए, मैं जीत कर आता हूँ, मेरा 7वां टाइम है, मुझे हिंदू मुसलमान सब वोट देता है, मैं एकता का प्रचार करता हूँ, मैं एक रखता हूँ, और एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूँ और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। इस परंपरा को बनाए रखे मुख्यमंत्री जी, इसको बिगाड़े ना। आप अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। राजनीति के अंदर सबका हिस्सा होता है। आप चाहते हैं कि हम कुदरती को छीन लें, जहां 65% मुसलमानों की आबादी, वहां बीजेपी का जीत जाए, जहां के डीएम, जहां के डीएसओ,
जहाँ का कमिश्नर, जहाँ का DIG, अरे भाई शांत हो जाए, सबके सब लगकर मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। गलत बात, छीन ली उनसे वोट की ताकत। उनके चेयरमैन जो वहां के थे, प्रधान जो थे, उनके घरों पर पुलिस लगा दी गई। इस तरह के आए, ये नतीजे सामने ना आए, ये बातें सामने ना आए, इसलिए ये झगड़ा कराया गया संभल के अंदर, जानबूझकर कराया गया भाजपा की सरकार ने। मैं कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो ये चाहूंगा बनकर, आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, आप अपने साथ एक कमेटी लेकर चलिए, आप लेकर चलिए और देखिए जाकर संबल में किसने क्या शुरू किया। आपकी बात आ गई। FIR जो मरने वालों की जो FIR हुई है वो भी बड़ी जबरदस्ती हुई है, उसके बदले पब्लिक नहीं मारा। अब बताइए कि हमारी मस्जिद, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे ही मर रहे हैं, हमारी मस्जिद हम ही मर रहे हैं, हमारे खिलाफ है, हमारे घरों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है। ये तो ये चाह रहे हैं 2700 लोगों को नामजद किया गया, 2700 लोगों के खिलाफ FIR, एकदम बुरा हाल। नहीं भाई प्लीज, आपका प्रदेश में हैं, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फर्ज बन जाता है कि आप अपने प्रदेश के अंदर अमन शांति बनाए रखें, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बात न हो, यह आपका फर्ज बनता है। इस फर्ज को निभाइए। मान्यवर, आप मुख्यमंत्री ही नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर भी हैं। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के अंदर आपस में लड़ाने की बात कभी नहीं की गई, मेल जोल रखा गया। अरे हमने तो ये देखा मान्यवर, जवाब नहीं प्लीज, माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, हमने तो ये देखा कि हमारे इस आप गुजर साहब वहां से वहां पहुंच गए, अच्छी बात। माननीय अध्यक्ष जी, नंदकिशोर जी नहीं, हमने तो ये देखा 96 में नहीं, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, 1996 में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। हम सब लोग विधानसभा में बैठते थे, रमजान आ गए, उन्होंने अपने घर पे इफ्तार कराया 5 कालिदास के ऊपर, इसे संबल पर, और इफ्तार कराने के ऊपर संबल वहीं पे हमने अजान भी दी, वहीं नमाज भी उन्होंने पढ़ाई। ऐसे बन जाइए आप भी, सब आपको गले लगाएंगे। छीन के क्या फायदा है? वोट क्यों छीन रहे हो? वोटों को छीन लो, प्यार से करो। या जितनी सुविधाएं आप हमें दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ, ये संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के अनुसार चलेंगे तो हम आपका सहयोग करें, मगर आप संविधान को भूल रहे हैं। इस द्वेष की नहीं, आप नहीं अलाउड किया, आपको अच्छी बात नहीं है, प्लीज बैठिए प्लीज। आप जो हैं नहीं, मंत्री नहीं, आप किसी पीठ के पीठेश्वर हैं। उस फर्ज को भी अंजाम दीजिए। हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, हम हैं। अगर हमसे इतने अगर वो है, हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए कैसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए? इसलिए आप ये काम करें। चलिए माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इस अविलंबनीय लोकहित महत्व के गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आज का प्रोपेशन की कार्रवाई कार्यसूची में मिलकर चर्चा कराई जाएगी। दोस्तों, सीधे तौर पर विधानसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह ने कहा कि पीडीए की एकता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में जगह जगह दंगे करा रही है। बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार चलना चाहती ही नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे से लोगों को काट रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी का हक भी इसी तरीके से काटा जा रहा है। सुनिए जरा संग्राम सिंह को पहले। मानवर, आज उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। मानवर, 2024 के लोकसभा के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की एकता बनी थी मानवर, उस एकता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। पूरी तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो उनके हक को छीनने का काम किया जा रहा है, अगर इस तरह का उन्माद नहीं पैदा किया जाएगा तो उनका ध्यान उससे भटकाया नहीं जा सकता। आज उस एकता से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी खुद जगह जगह पर दंगे प्रायोजित कर रही है। मानवर, बहराइच की घटना में
वहां के खुद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक जी ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने खुद इस बात के लिए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अमुख लोगों ने अगर उत्तेजना न पैदा की होती तो इस तरह से बहराइच का अमन चैन न बिगड़ता। मन एक ही दिन में संभल में याचिका दायर होती है, बिना दूसरे पक्ष को सुने मानवर फैसला सुना दिया जाता है। कुछ ही घंटे के बाद जिलाधिकारी महोदय अपनी पूरी टीम के साथ जाकर के सर्वे करने पहुंच जाते हैं। हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, डीआईजी, आईजी, पुलिस, लेकिन मनोहर उनके पीछे जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाते हुए चल रहे थे, उन्माद पैदा करना चाह रहे थे। मनोहर ये कोई नई बात नहीं है। 1989 में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सांप्रदायिक उन्माद में झोंकने का काम किया था। तब भी हमारे नेता माननीय नेताजी ने कहा था, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में कहा था मानवाद कि या तो लोग मिलजुल करके आपस में तय कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने, अपने आप हल हो जाएगा विवाद। मानववाद यह वो देश है जिस देश की आजादी में हिंदू और मुसलमानों ने मिलजुल करके देश के लिए लड़ने का काम किया था, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था। अल्लामा इकबाल ने इसी धरती पर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इस देश की, एक गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मानवर हमारी पार्टी और हमारे पीडीए के लोगों का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती है। आज इस मंडप में जिनकी सबसे ऊपर तस्वीर लगी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने अपने आश्रम में अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सम्मत दे भगवान। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नारे से बटेंगे तो कटेंगे। अरे आप तो काट ही रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हकों पर, जिसमें भारत का संविधान कहा है, आज वहां का नौजवान 18,000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग का नौजवान, दलित नौजवान आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में पिछड़े और पीडीए को हक को कहां दिया? आज पुलिस व्यवस्था आपकी बेलगाम हो चुकी है, लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। मानवर कहां कहां आप खोदेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने जब कांवर यात्रा पे कुछ फरमान जारी किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी किया था। फिर आपने संभल के अंदर जब हिंसा पराजित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाया और सर्वे पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं। मानवर आपका बुलडोजर तैयार था बहराइच के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में मानवर सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर की रफ्तार को रोक दिया। मानवर आज बेरोजगार अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, महंगाई भ्रष्टाचार पे चर्चा न हो पाए, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की अनियमितता पर सदन में बात न उठ पाए, नौजवान अपने हक अधिकार के लिए लड़ न पाए। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामुदायिक उन्माद में झोंक करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। मानवर हम तो कहेंगे न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। मानवर आप क्या क्या खो देंगे? भारत के भाईचारे को खो देंगे, हमारी मजहबी एकता को खो देंगे, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व बंधुत्व के भाव को लिए है मानवर। लेकिन मानवर आज जिस तरह से
पिछड़े दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार बढ़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा मानवर कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो राज्य सरकार को निर्देश दिया, जो उस तरह के सर्वे पर रोक लगाई, मैं उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मानवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। जो हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान, अगर आप संविधान सम्मत करते तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। थैंक यू मानवर, इतना गंभीर विषय है, नेता विरोधी दल जिनका पूरा जीवन इसी सदन में बीता है, मानवर अगर वो संभल जाना चाह रहे थे तो आपने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको जाने से मना कर दिया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाना चाह रहे थे, आपने उन्हें नहीं जाने दिया। मानवर आप छिपाना क्या चाहते हैं? आज आपकी प्रशासन की जो व्यवस्था है, अगर समय रहते बहराइच में प्रशासन सतर्क होकर के काम किया होता तो बहराइच के अंदर कभी भी दंगा नहीं भड़कता मानवर। और संभल के अंदर जो आपने वोटों की लूट की है, पूरा देश देखा है। मीरापुर के अंदर नंगी रिवॉल्वर लगा करके मानवर हमें वोट डालने से रोका गया है। मानवर हम इस देश के नागरिक हैं, उधर के अंदर रोका गया मानवर। इनके वोटों की लूट न हो पावे, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की अनियमितता की नल राजस्व पर चर्चा न हो पावे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलित आदिवासी के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी चर्चा न हो पावे। ये लगातार 1989 में जब पिछड़ों के हक की बात आई तो आप कमंडल यात्रा पर चले गए, और जब आज पिछड़ा एकजुट हुआ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की एकता को आप खंडित करने के लिए लोकसभा के चुनाव के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा करके इस तरह के मानवर आचरण और व्यवहार कर रही है। तो साथियों, कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है अपनी बात रखी और चर्चा की मांग की, विधानसभा स्पीकर से मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया और उन्होंने अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में तमाम सारे वही बयान जो अक्सर आप उनकी सभाओं में सुनते हैं, जो अक्सर आप उनकी रैलियों में नजर आते हैं, सुनाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, विधानसभा की कार्यवाही के जो 4 दिन की जो कार्यवाही चलनी है, पहला दिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडेबाजी में ही खत्म हो गई। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।